हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ह्यूमन हिस्ट्री में आप अगर देखो तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सिविलियंस पे यूज़ करने वाला, एक्चुअली किसी भी कंट्री पे यूज़ करने वाला सिर्फ एक ही देश है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यूएसए ने जापान पर जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे 1945 में, उसके बाद इन्होंने फिर 1958 में फिर से सोचा कि शायद इनको न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने होंगे चाइना पर, कम्युनिस्ट चाइना पर, ताइवान को बचाने के लिए। हाल ही में ये जो रिपोर्ट थी, जो क्लासिफाइड थी बहुत ही लंबे समय से, क्लासिफाइड का मतलब होता है ऑफिशियल गवर्नमेंट सीक्रेट, तो ये रिपोर्ट हाल ही में सामने आ गई थी। एक बहुत ही फेमस मिलिट्री एनालिस्ट हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट दुनिया भर के सामने रिवील कर दी। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनका नाम है एल्सबर्ग। ये रिपोर्ट कुछ हद तक डीक्लासिफाई हुई थी 1975 में, मगर उसमें यह नहीं बताया गया था कि एक्चुअली यूएसए ने प्रॉपरली प्लान बना लिया था कि ठीक है, हम ताइवान को बचाने के लिए एक बार को चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा देंगे। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है सीबीएस न्यूज़ का, यूएस कंसिडर्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑन चाइना इन 1958 ओवर ताइवान क्राइसिस। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है, फिर यूएस रुका यहाँ पर क्यों, रीज़न क्या था इनके रुकने का, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया क्यों नहीं। देखो, मेन रीज़न यहाँ पे था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। जिस देश ने 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान भारत को बचाया था यूएसए के अटैक से, उसी कंट्री ने चाइना को भी यहाँ पर बचा लिया। बताया ये जाता है कि यूएस को सबसे बड़ा डर यहाँ पर यह था कि अगर चाइना पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए तो यूएसएसआर रिटेलिएशन में यूएसए पे गिरा सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब, या फिर कहीं ना कहीं यूएसए के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर सकता है, ये कहकर कि देखिए आप तो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, कभी जापान पे, चाइना पे, कल को हमारा नंबर भी आएगा तो हम इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं, वी विल अटैक यू। ना ये जो प्राइस था ये यूएसए को बहुत बड़ा लगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम ताइवान को बचाने के चक्कर में खुद पर न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक का रिस्क उठा नहीं सकते, तो यूएस इसलिए यहाँ पे पीछे हट गया। हालांकि यूएसए का जो थ्रेट था ये कुछ हद तक चाइना तक पहुँच गया, और इस वजह से चाइना ने भी ताइवान पे अटैक करना बंद कर दिया। जी हाँ, 1958 के आसपास जो कम्युनिस्ट चाइना है, इसने ऑलमोस्ट ताइवान कब्जा ही लिया था। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1958 में हो क्या रहा था इस पूरे रीजन में। ना आज के समय आप अगर देखो, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो एक कम्युनिस्ट देश है, ये 1949 से पहले एक कम्युनिस्ट देश नहीं था। हुआ यहाँ पर क्या कि एक आदमी था माओ जेडोंग के नाम से, इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को फॉर्म किया और फिर अपनी सरकार के अगेंस्ट एक वॉर लड़ी। सिविल वॉर यहाँ पे हुई, चाइनीज़ अगेंस्ट चाइनीज़, विचारधारा का फर्क था, कुछ लोग कम्युनिस्ट थे, कुछ लोग नॉन कम्युनिस्ट थे। अंत में जीत हुई कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों की, माओ जेडोंग की यहाँ पर जीत हुई। और चाइनीज़ रेवोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद 1949 में चाइना, जो ये आज के समय जिसको हम जानते हैं चाइना, ये बन गया एक कम्युनिस्ट देश। और जो लोग यहाँ पर पहले राज करते थे ये भाग कर चले गए ताइवान में, और इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्चुअली जो देश है ना ताइवान, ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओरिजिनल चाइना। ये तो एक आप कह सकते हैं एक लैंड है जिसको बस कम्युनिस्ट ने कैप्चर कर लिया है। नाउ माओ जेडोंग ने कभी भी इसको एक्सेप्ट किया नहीं। ये यहाँ पे मानते थे कि ताइवान फ्यूचर में चाइना के लिए बन सकता है एक बहुत बड़ा सरदर्द, तो इन्होंने ये सोचा कि अभी से ही यहाँ पर बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दो। तो चाइना ने क्या किया कि 1958 में ही जो आर्टिलरी होती है ना, आर्टिलरी गन्स, उससे फायरिंग स्टार्ट कर दी ताइवान के आसपास के टापुओं की और इवन मेनलैंड ताइवान की। यहाँ पर नौसेना का भी युद्ध हुआ, और काफ़ी हद तक माना जा रहा था कि 1958 में पॉसिबिलिटी है कि चाइना की नेवी ताइवान को घेर के इसको कैप्चर कर सकती है। यूएस को यहाँ पर बीच में आना पड़ा। यूएस ने यहाँ पर यह कहा कि हम ताइवान को नहीं छोड़ेंगे। यूएसए को ये बात पता थी कि ताइवान इन द फ्यूचर चाइना के लिए बन सकती है एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी वीकनेस। तो यूएसए ने अपना सारा सपोर्ट दे दिया ताइवान को, और इवन न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया। ये भी कह दिया कि अगर आप पे अटैक होता है, आप पे इन्वेजन होती है, तो हम यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे बाकी चाइना है, इस पे गिरा देंगे बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो ये न्यूक्लियर वेपन वाली बात है, ये बात ऑब्वियस ही बात है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर्स तक पहुँची होगी कि यूएस ये अटैक कर सकता है न्यूक्लियर वेपन से, और हाँ, ये बात पहुँची थी। और देखो, रियलिटी यहाँ पर यह है कि यूएस को जो यहाँ पे डर था ना यूएसएसआर का, वो डर रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं था। यूएसए के जनरल्स ने अपने आप एज्यूम कर लिया कि अगर हम चाइना पे न्यूक्लियर वेपन्स गिराएंगे तो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन भी उन पे अटैक करेगा। इन रियलिटी सोवियत यूनियन का ऐसा कुछ करने का कोई प्रॉपर प्लान था नहीं, एटलीस्ट उस वक्त तो ऐसा कोई प्लान बना था नहीं। तो चाइना आप कह सकते हैं बिल्कुल बहुत बड़े डेंजर में था। इवन जो उस वक्त उनके लीडर थे माओ जेडोंग, जब उनसे पूछा गया
कि अगर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब आप पे गिरा दिए, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए थे, अगर ये चाइना पे गिरा देते हैं इस टाइप के बॉम्ब्स, तो क्या होगा? तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, दे कांट किल अस ऑल। ये इनकी थ्योरी थी अगेंस्ट एटॉमिक बॉम्ब। इन्होंने ये कहा कि जापान छोटा देश है, आबादी कम है, चाइना बहुत बड़ा देश है, ह्यूज आबादी है, कितने लोगों को मार लेंगे? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तब भी हम ताइवान को कब्जा ही लेंगे। तो ये मेंटेलिटी थी माओ जेडोंग की। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा करीब आ गई थी 1958 पे एक और न्यूक्लियर स्ट्राइक के बाय यूएस। मगर इन दी एंड चाइना को ये बात समझ में आ गई कि अभी के लिए ताइवान पे इन्वेजन करना सही आइडिया नहीं है, और इन्होंने यूएसए के डर की वजह से जो अपना सारा इन्वेजन का प्लान था ये रोक दिया। हालांकि आज भी आप अगर देखो, शी जिनपिंग 2021 में भी माओ जेडोंग का जो सपना था ये पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि आज के समय ऑब्वियस ही बात है, चाइना के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, खुद के मिसाइल्स हैं। चाइना को आज के समय 2021 में उस टाइप का डर नहीं है जो 1958 में था। और चाइना ने ये बात एक्चुअली 1958 के बाद समझ ली कि न्यूक्लियर वेपन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए चाइना ने यूएसए की धमकी के बाद कुछ ही साल में 1964 में किया अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट, और बाद में जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट है ये भी इन्होंने ट्राई किया था 1967 में। यूएसएसआर का जो जर्म वॉरफेयर प्रोग्राम था, मतलब कि बीमारियों वाले हथियार बनाने का प्रोग्राम, जी हाँ, यूएसएसआर बहुत ही लंबे समय से जो बीमारियां होती हैं उनके वेपन्स बनाने की भी कोशिश कर रहा था, चाइना भी कोशिश कर रहा था। इन्होंने बाद में अपनी लाइफ में दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट डिस्क्लोज किया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि 1958 के बाद चाइना ने ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया बायोलॉजिकल वेपन्स पे भी। इन्होंने बीमारियों को हथियार की तरह कैसे यूज करना है उस पर भी रिसर्च स्टार्ट कर दी, और बताया ये जाता है कि 1980s में इनके एक प्लांट में एक लीक हो गया था बीमारी का, और लाखों चाइनीज नागरिक मारे गए थे। उन्होंने ये बात कंप्लीटली छुपा दी, वर्ल्ड मीडिया को इसके बारे में पता नहीं लगने दिया। मगर यूएसएसआर की सैटेलाइट्स बता सकती थी कि कई जो इनके गांव हैं खाली हो चुके हैं, आबादी वहां पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि अचानक से लैब लीक की वजह से कई लाखों चाइनीज लोग मारे गए थे। अब अगेन ये इनका क्लेम है, रियलिटी में ये हुआ था नहीं हुआ था इसको लेकर कोई प्रॉपर प्रूफ आपको मिलेगा नहीं। मगर 1958 में जो यूएस की धमकी थी, इसने एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट कर दिया, जिससे ऑलमोस्ट पूरा एशिया ही आप अगर देखो आज के समय न्यूक्लियराइज हो चुका है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स वेरियस कंट्रीज के पास आज के समय आपको मिलेंगे। चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने स्टार्ट कर दिए 1960s में, फिर भारत ने स्माइलिंग बुद्धा पे काम किया 1970s में। भारत के पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया तो पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने देखा है कि नॉर्थ कोरिया ने भी स्टार्ट कर दिया, ईरान भी आज के समय कोशिश कर रहा है। तो ये देखो, इतिहास में एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसने पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज कर दी कई दशकों के लिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ करो अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, एसएससी, बैंक। अगर आप चूज़ करते हैं यहाँ पे यूपीएससी एग्जाम, तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है इसका 12 मंथ का जो वर्जन है ये पर मंथ आपको पड़ेगा 4125 का। मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड यू विल गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। द प्राइसेस विल फॉल वंस यू यूज़ द कोड PD10, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।